हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन टीआरई 4 के लिए आने वाला है। ओके, मैं आपको 6 टू 8 जितने भी स्टूडेंट हैं या उससे अपर भी जिनको भी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, तो एनसीईआरटी के लिए मैं ये जो है चला रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। जिन लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होगा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, एक बार मैं आपको पूरा जो है ये सीरीज़ दिखा देता हूँ। ये जो है मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई है, मैं इसको आपको पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको बनाने में यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स का पेपर हो तो आप लोग डायरेक्ट देख सकते हो कि इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी देर नहीं करिएगा, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। एक एक पॉइंट बिल्कुल इसको मतलब आपको रट के ही जाना है। अगर आप इसको रट के जाते हो तो लगभग 90% आपके चांसेज हो जाते हैं बीपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। मैं आपको अच्छी बात ये बता दूं कि बीपीएससी एग्जाम में देखिए आपसे बहुत ही अच्छा है, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन आप एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ते हो, आप एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हो हर एक टॉपिक का। जितने भी आप बैच लिए हो या कुछ भी लिए हो, आप देख लेना, बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड आपको आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग देखिए, तो उस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं जो टीचर आपको पढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठा के पूछा जा रहा है। तो आप एक बार प्लीज़ विजिट करके अपने पास ये वीडियो चला के और अपना पुराना प्रीवियस ईयर्स का पेपर दोनों को टैली कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ, क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या हमारे एग्जाम में आया जा रहा है। आपका मेन पर्पस क्या होना चाहिए? सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करना, ठीक है। आपके पास वहाँ पे नॉलेज नहीं चेक की जा रही कि आपके पास कितना ज़्यादा नॉलेज है। ओके, तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एक बार मैं आपको पूरा ये दिखा देता हूँ कि कैसा इंटरफेस रहने वाला है, किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एमसीक्यू भी रहने वाले हैं यहाँ पे डायरेक्ट, और ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको ये पूरा दिखा चुका हूँ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से, ठीक है। तो पहले वन लाइनर ये कुछ फैक्ट्स हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से जो है हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो आप सभी को पता है कि अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। क्षार कैसे? स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। यानी एसिड जो होता है वो खट्टा होता है और बेस कैसा होता है? कड़वे होते हैं। अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आपके पास इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज को हम लोग फिनाफथिलीन का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, वरना आप अपने तरीके से जो भी पढ़ते हैं उसको याद कर सकते हैं। जैसे मैंने एसिड के लिए बताया, एसिड क्या होता है? AbRb याद कर लीजिए। यानी एसिड ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में। और बेस क्या करता है? इसी का जस्ट अपोजिट, वो रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में, ठीक है। तो एसिड हमेशा बेस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। और ब्लू जो होगा वो किस में, बेस होगा वो किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड को ब्लू में। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट दिया है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय होती है, यानी उनकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? एसिडिक या फिर क्षारीय में बदल जाते हैं, ठीक है। उन्हें हम लोग गंधी सूचक कहते हैं। तो याद रखना है कि कुछ ऐसे भी मतलब मैटर्स हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ठीक है, जिन्हें हम लोग गंधी सूचक कहते हैं। क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया के इसमें नहीं धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर ये लवण एवं जल प्रदान करते हैं, ठीक है। विलयन के विद्युत धारा प्रवाह आयनों द्वारा होता है। यानी जब आप देखोगे कि सॉल्यूशन में कैसे जो है विद्युत धारा प्रवाह हो रही, तो उनके आयनों के द्वारा, एच आयन के द्वारा ही होता है। अम्ल की उपस्थिति में कैसा होता है? जो एसिड होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एच आयन होते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, थोड़ा सा इसको जानना जरूरी है, वरना आप एग्जाम को थोड़ा सा डिले कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बेसिक भी बता रहा हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो। अम्ल क्षारक सूचक रंजक एवं रंजनों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। विलयन में एच आयन एक्वस आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। यानी जिसमें एच आयन की ज़्यादा मात्रा होगी वो एसिडिक सोल्यूशन होता है। यहाँ पे देखिए, विलयन में एच आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। और ओ एच आयन की अगर मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उस पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी, यानी बेस होगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं।
नेक्स्ट आपको दे रहा है कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ, यानी जब कोई भी एसिड किसके साथ रिएक्शन करे, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो वो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस, और साथ ही साथ क्या देगा, लवण यानी सॉल्ट का भी निर्माण करेगा। नेक्स्ट सेम ऐसे ही क्षारक में भी होता है, जो बेस होते हैं। तो बेस भी क्या करते हैं, एक बार इसको पूरा हटा लेने दीजिए, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत कर रहा होगा। ओके, चलिए। देखिए, जब कोई क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है, ठीक है, बेस से रिएक्शन करता है, तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण ये भी करता है। आप समझ पा रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि जब कोई बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो ये भी हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है, जिसका ऋण आयन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप से निर्मित होता है, ठीक है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, तो यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है कि जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, तो ये लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल उत्पन्न करता है, ठीक है। ये सारे बेसिक है, ये जरूर आपके पॉइंट्स रटे होने चाहिए, अगर जिनको कुछ भी नहीं आता है। जल में अम्लीय एवं क्षारीय विद्युत विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन हाइड्रो हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। अम्ल या क्षारक की प्रबलता जांच, देखिए पीएच की स्केल से, जिन्होंने सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके बारे में बताया था, पीएच स्केल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इससे ही बता सकते हैं, अगर जिनका पीएच 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है, जो 7 पे होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं यानी उदासीन होते हैं, और 7 से 14 के बीच में होते हैं वो बेस होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो देखिए इनका उपयोग किया जा सकता है, विलयन में हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता की माप की होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होता है। उदासीन समझ रहे हैं, जो न्यूट्रल होता है, ठीक है, उनका विलयन का पीएच मान का कितना होता है, 7 होता है। जबकि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, जो अभी मैंने आपको बताया। और क्षारीय विलयन में पीएच का मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया पीएच की एक इष्टतम सीमा में ही होती है, ठीक है, एक लिमिट्स जो पीएच की होती है उसी में होती है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी ये दो होते हैं, आप लोगों ने जानते होंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब ये आपको बताना है कि ऊष्माक्षेपी क्या है, इसमें से हीट या एनर्जी रिलीज होगी कि हीट या एनर्जी इस ये एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ यानी निकालना, यानी हीट या एनर्जी क्या करेगी, ये प्रोड्यूस करेगी। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, वो अपने अंदर उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अम्ल को जल में मिलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल में थोड़ा थोड़ा करके जल मिलाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एसिड में अम्ल में थोड़ा थोड़ा करके जल मिलाना चाहिए, जल में अम्ल नहीं मिलाना चाहिए। बहुत ही यहाँ पे देखिए बारीक बातें बताई गई हैं, जो आप नहीं समझ। आप लोगों ने एक जो है प्रॉवर्स यानी कहावतें सुनी होगी कि खरबूजे पे चाकू गिरे या चाकू के ऊपर खरबूज, कटना तो तरबूज को ही है। बट यहाँ देखिए, अगर आप अम्ल में थोड़ा थोड़ा करके जल मिलाएंगे तो सही है, लेकिन जल में जब एसिड मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा, विस्फोटक रिएक्शन कर देगा, यानी आग लगने की संभावना है, बहुत सारे उसके दुष्ट परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, अम्ल में थोड़ा थोड़ा करके जल मिलाना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लोग कहते हैं कि ऐसे करो चाहे वैसे करो, कोई इशू थोड़ी ना है। तो यहाँ इशू हो जाएगा तो फिर आपको टिश्यू यूज करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उद्योगों में लवण के कई उपयोग है, जो हमारे मतलब दैनिक जीवन है, लाइफ में आप देख सकते हो, उद्योग जो हमारे धंधे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लवण का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन ये देखिए स्टार्ट करते हैं, और इसके बारे में आपसे पूछा है,
पहला है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो पीतल के बर्तन होते हैं या तांबे के बर्तन होते हैं उसमें दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं? आपको पता है दही और दूध में लैक्टिक एसिड होता है वो प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करेगा, उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। अब देखिए पूरा मैं आपको बताता हूँ। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक एसिड वो क्या होती है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में रिएक्शन करके यानी अभिक्रिया करके उसको हानिकारक यानी पॉइजनस कंपाउंड बनाते हैं, जिसके कारण ये खाने लायक नहीं रह जाते। ठीक है, तो जैसे हमारे गांव में अभी भी देख लेंगे कि लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस कम होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये, आप पढ़ा लिख रहे हो तो अपने घर में आप सभी लोगों को ये बता सकते हो कि तांबे और पीतल के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो ये उनके साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं और पॉइजनस कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? अभी मैंने बताया कि धातु के साथ अम्ल की यानी मेटल के साथ जब भी एसिड का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। कौन सा गैस निकलता है बेटा, ये याद रखना है, हाइड्रोजन गैस। एक उदाहरण द्वारा समझाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक, ये धातु है, इसके साथ देखिए ये हो गया, ये एसिड के साथ जब हम लोग धातु का रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए Na2ZnO2 बन रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। जलती हुई मोमबत्ती के प्रखनली मुंह के पास ले जाने पर फट फट अर्थात पॉपअप ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इसमें उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड तथा इस अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये देखिए कैल्शियम जो दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3, तो इसके बारे में दे रहा है, ये रिएक्शन करा है, इसको सॉलिड फॉर्म में एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं, तो रिएक्शन हुआ है, तो ये आप पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा CaCl2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है वाटर, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ये एक्वस होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ रहा है HCl और HNO3 आदि जो जलीय विलयन ये में क्या होते हैं, अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। आप यहाँ पे देखिए HCl और HNO3 जो होता है ये जलीय विलयन में क्या करते हैं, एसिडिक प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल C2H5OH और ग्लूकोज C6H12O6 ये यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। क्यों? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में एच आयन बनाता है। क्या बनाता है? ये एच आयन बनाता है। ठीक है, ये अपने जो है आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, जैसे HCl ब्रेक हो जाएगा H+ और Cl माइनस में, HNO3 भी ब्रेक हो जाए H+ और NO3 माइनस में। तो यहाँ पे देखिए एच आयन की क्या हो रही है, जो सांद्रता है बढ़ रही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज ये क्या होते हैं, इसमें एच आयन नहीं बनता है। ठीक है, जिसके कारण ये अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। आपको अब समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। नेक्स्ट जो है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में क्या होते हैं, एच आयन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रोड्यूस करता है? एच आयन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस जो होता है लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता? देखिए ये लिटमस के कलर को कब चेंज करेगा, जब यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो, जब वाटर प्रेजेंट हो। वाटर के प्रेजेंट में ही एसिड क्या करते हैं, अपने आयंस को ब्रेक करते हैं, लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, एक बार इसको सबको इरेज कर लेने दो गाइस। तो यहाँ पे देखिए सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक जो HCl गैस होता है वो लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती, क्योंकि जल की अनुपस्थिति, यहाँ देखिए जो है मेरा क्या है, वाटर प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, इसकी वजह से क्या होगा, HCl से एच आयन उत्पन्न नहीं हो पाता है। सिर्फ जल की उपस्थिति में ही HCl किसमें, एच आयन में उत्पन्न होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारा HCl कंपाउंड है वो क्या होगा,
कब ये मतलब एच आयन में ब्रेक होगा, जब यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो इसमें वाटर प्रेजेंट है ही नहीं, इस वजह से जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रंग नहीं बदलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पीछे मैंने आपको बताया है कि वही वाला कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए या कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए, यानी एसिड में मिलाना चाहिए। तो देखिए, अम्ल को जब भी हम लोग पतला, यानी तनुकृत का मतलब क्या होता है, पतला करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि एसिड को आपको वाटर में मिलाना है, न कि जल को एसिड में मिलाना है। जल को सांद्र अम्ल से मिलने पर वह तीव्र, यानी बहुत ही ज्यादा स्पीड में रिएक्शन होगी और थोड़ा भयंकर रिएक्शन होगी, ठीक है। जिसके कारण वो क्या कर सकती है, विस्फोट कर सकती है। इसके कई सारे दुष्ट परिणाम हो सकते हैं, इसलिए हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन HNO प्लस की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो बस वही है कि अम्ल के विलयन में तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या होती है, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। क्योंकि OH आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, जब बढ़ जाएगी तो वो विलयन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मैंने आपको बताया एच आयन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। OH आयन बढ़ेगा तो क्या होगा, बेस होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं OH आयन, यानी हाइड्रोक्साइड OH की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। यहाँ देखिए उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें आपको बताना है, अभी मैंने आपको पीएच के बारे में पूरा डिटेल से बताया है गाइस। तो देखिए यहाँ पे दो आपने क्या लिया, सोल्यूशन लिया है, इसको इरेज करिए। दो सोल्यूशन लिया है आपने ए और बी, ठीक है। ए और बी दो सोल्यूशन लिए हैं, लेकिन ए बिलियन का जो पीएच मान है वो 6 है और बी बिलियन का मान पीएच मान, तो जिसका मैंने अभी बताया 7 से लेस देन रहेगा तो वो क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। और 8 है, 7 से ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये ही बस आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। और साथ में ये भी पूछ रहा है कि अ, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। तो किसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और कौन सा इसमें अम्लीय है, कौन क्षारक है। तो अम्लीय मैंने आपको पूरा यहाँ पे डिटेल से बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच आयन एक्वस आयन की सांद्रता विलयन की प्राकृतिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ देखिए, जैसे हाइड्रोजन आयन एच आयन एक्वस आयन की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन और भी अधिक क्या हो जाता है, एसिडिक होने लगता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एच आयन बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका एसिडिटी और बढ़े, मतलब एसिडिक मीडियम और ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। अब देखिए, क्या क्षारीय विलयन में एच आयन होते हैं, आपके मन में क्या बेस में भी एच आयन होते हैं पर बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो ये क्षारीय क्यों होते हैं, अब देखिए, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि अगर एच आयन प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा मात्रा में तो एसिडिक होता है, लेकिन ये क्वेश्चन दे रहा है कि क्या क्षार में एच आयन प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने बोला हाँ प्रेजेंट होते हैं, बट बहुत कम मात्रा में। तो फिर ये क्षार क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, तो ये क्वेश्चन में अगर हाँ तो ये क्षारीय क्यों होते हैं, हाँ एच आयन जो है क्षारीय होते हैं, परंतु इसकी सांद्रता है, यानी OH आयनों की सांद्रता से कम होती है, ठीक है। बहुत मतलब कम मात्रा में होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूज मात्रा में होते हैं। OH आयन अधिक मात्रा में होते हैं, OH आयन। तो इस वजह से जो है ये क्षारकीय होते हैं, एसिडिक नहीं हो पाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपका डाउट। नेक्स्ट जो है हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सबसे पहले इसका जो है केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। देखिए, ये है बिना बुझा हुआ चूना। क्या है, बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। और बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। और यहाँ पे चौक जिसको खड़िया हम लोग बोलते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ठीक है। तो ये सारे याद रखने हैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा है कि कोई किसान खेत की मृदा किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। तो कोई किसान खेत की मृदा में अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक का उपयोग मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए, किसके लिए करेगा, यानी न्यूट्रल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अब देखिए, इसका इस कंपाउंड का आपसे डायरेक्ट इसका प्रचलित नाम पूछ लिया, जो फेमस पॉपुलर नेम होते हैं, तो इसको हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, विरंजक चूर्ण इसको बोलते हैं। कैल्शियम
क्लोरो हाइपोक्लोराइड CaOCl2 होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन की क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। यही आपसे पूछ रहा है कि किसके साथ ये रिएक्शन करके तो यहाँ पे देखिए लिखा है सूक्ष्म बुझा हुआ चूना। अब आप लोग कमेंट में बताइए बुझा हुआ चूना का जो केमिकल फॉर्मूला नेम क्या था। अभी मैंने आपको बताया पीछे, आप लोग अब कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए आप लोगों ने कितना अच्छे से सुना है। कठोर जल जो हार्ड वाटर होते हैं उसको मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। देखिए जो कठोर जल होते हैं उनको मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं, याद रखिए धोने का सोडा के लिए क्या होना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और साथ में पानी भी तो चाहिए धोने के लिए 10H2O, ये याद रखिएगा। ये सोडियम कार्बोनेट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धोने का सोडा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ये देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है, इसको जब हीट करेंगे तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट साथ में वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट साथ में वाटर और प्लस CO2 यानी गैस रिलीज होगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ओरिएंटेड से, ठीक है। पूछ रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे याद करते हैं, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जल में अभिक्रिया रिएक्शन करने का देखिए एक जिप्सम पूछा जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है, ये देखिए आधा पॉ इसमें बना है तो हाफ वाटर आएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ठीक है। ये आधा पॉ बना है तो हाफ H2O आएगा, और जिप्सम में सेम होता है, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ये याद रखिए, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, बच्चे इसमें गलत करके आते हैं। जो मैंने आपको ट्रिक बताई अगर इससे आप करोगे तो बहुत जल्दी इसको आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ रिएक्शन कराने पर समीकरण क्या, देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या दे रहा है, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है डायरेक्ट जो MCQ के फॉर्म में, कि कोई विलयन यानी कोई सोल्यूशन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अभी मैंने बताया एसिड क्या करता है, ABR, याद कर लिए। एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को, यानी बेस है, ये बेस क्या कर रहा है, रेड को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू में। तो ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट, नीला कर देता है। तो इसका पीएच संभवतः कितना हो सकता है, तो देखो ये बेस होगा, बेस का पीएच मान कितना होता है, इस ऑप्शन में देखो 7 से ऊपर होना चाहिए। 7 से ऊपर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 10, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पीएच संभवतः क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं, मैंने पूरा इसका पोस्टमार्टम कर दिया, अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर आप पूरा एक बार और देखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच यानी जो उसका सेल होता है, ऊपर का पार्ट जो होता है, उस अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन में क्या होगा, तो इस विलियन में HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको करा दूंगा, फिर पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन से औषधि का उपयोग जो है किया जाता है। इसका पूरा हम लोगों ने यहाँ पे देखो दिया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन दिए MCQ, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग करते हैं, तो एंटासिड का प्रति अम्ल का यूज करते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, आप लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन आपसे पूछ रहा है, तो रिएक्शन आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। Zn जो होता है सॉलिड फॉर्म में, H2SO4 एक्वस फॉर्म में, इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो ये ZnSO4 एक्वस फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इसको आपको पढ़ लेना है पूरी अच्छे तरीके से, हम आपको ये बता दे रहे हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए आश्रित जल क्या होते हैं, शुद्ध यानी डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा है ये। तो देखिए ये क्या होते हैं, इसमें इसलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता, ठीक है। ये शुद्ध जल होते हैं तो इसमें क्या होता है, विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। जबकि वर्षा जल में क्या होता है, विद्युत का चालन होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है, जो कि वायु में उपस्थिति
सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। अम्लीय होने के कारण एचायन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण विद्युत का चालन होता है। तो ये आपको याद रखना कि आश्वित जल डिस्टिल जो प्योर वाटर होता है उसमें देखिए कोई भी विद्युत का चालन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है एसिड। जबकि जो वर्षा का जल होता है उसमें क्या होते हैं, थोड़ी मात्रा में क्या होते हैं, अम्ल विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ रहा है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता क्योंकि इसमें जल के ऊपर एचायन जो है अम्ल में ब्रेक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा, उसके बारे में बताया होगा। ये देखिए क्वेश्चन 9 है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बताना है। यहाँ पे 5 विलयन दिए हैं, ए बी सी डी और ई, ये दिए हैं, ठीक है गाइस। अब इसमें बताने सबके पीएच लिखे हैं, ये 4 इसका पीएच लिखा हुआ है, इसका पीएच 4 है, इसका पीएच 1 है, इसका पीएच 11 है और इसका पीएच जो है 7 है और ई वाले का पीएच 9 है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा विलयन होगा। तो देखिए ये पीएच 4 है तो ये तो पक्का एसिडिक होगा, लेकिन ये कैसा होगा, प्रबल नहीं होगा, ठीक है, दुर्बल, जिसको वीक कहते हैं, वीक एसिड होगा। ये V1 है, इसका पीएच 1 है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। इसका C11 है तो ये भी क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे देखिए ये भी थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ये D=7 है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो उदासीन न्यूट्रल हो जाएगा। E9 है यानी इसका पीएच 9 है तो ये क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बस याद रख लेना है। इसको कैसे समझाना है मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया, बाकी आप यहाँ इसको और भी अच्छे से देख सकते हो। ये देखिए ऐसे बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है ए इसका पीएच मान 4 था तो ये कैसा है, वीक एसिड है, ठीक है। B=1 है यानी पीएच की वैल्यू 1 दिया है तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, प्रबल अम्लीय होगा। और C11 है तो 11 है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। 7 है तो कैसा होगा, ये न्यूट्रल होगा, उदासीन। 9 है तो क्या कैसा होगा, वीक बेस होगा, ठीक है। अब इस तरीके से इसको जो है आप ऑर्डर में लगा सकते हैं। अब ये देखिए 10th क्वेश्चन में पूछ रहा है, आपने दो जो है प्रखनली लिए ए एंड बी समान लंबाई की, जिसमें मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए, ठीक है। प्रखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा प्रखनली बी में एसिटिक अम्ल CH3COOH डालिए, किस प्रखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। तो देखिए ए में अधिक बुदबुदाहट होगी, क्यों, क्योंकि इसमें HCl आई यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल में अधिक प्रबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारे पास बीकर यानी प्रखनली ए है उसमें क्या होगा, HCl बहुत अधिक है, HCl की मात्रा देखिए, एसिटिक अम्ल अधिक प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एसिटिक अम्ल क्या होता है, अधिक प्रबल होता है। नेक्स्ट हम लोग 11th, ताजे दूध में पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पे पीएच का मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। देखिए ताजे दूध में पीएच का मान 6 होता है यानी अभी ये एसिडिक फॉर्म में ही होता है। दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इसलिए दही का पीएच मान 6 से कम हो जाता है, समझे। तो 6 से जैसे जैसे कम होता जाएगा तो ये और क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है तो क्या होगा, देखिए ताजे दूध में पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है, इस दूध को दही से बनने के लिए अधिक समय क्यों लगता है। ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन दोनों का आंसर यहाँ पे आपको देखिए। पहले वाला कि ताजा दूध जो है इसका पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है तो ताजा ताजा जो दूध होता है उसका पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया, वो दूध को अम्लीय बना देते हैं। दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहे, जिससे ये लंबे समय तक बना रहे यानी खराब ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, इस दूध को दही बनाने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक एसिड ताजे दूध में मिला क्षारक यानी बेकिंग सोडा को पहले किस में कन्वर्ट करेगा, उदासीन, फिर उसे अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण वह दही बनता है। तो ये देखिए इस तरीके का प्रोसेस होता है। 13 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। आप देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि ये आर्द्रता की उपस्थिति में जल को क्या कर लेता है, अवशोषित कर ठोस पदार्थ यानी जिप्सम बनाती है। इसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है, समझ रहे हैं। तो इस वजह से इसको जो है इस बर्तन में रखा जाना चाहिए। उदासीन अभिक्रिया क्या है, दो इसके उदाहरण, उदासीन तो मैंने आपको बताया वो अभिक्रिया जिसमें क्षारक
यानी एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और जल एवं लवण का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, खत्म और उदासीन बना देते हैं। अब ये देखिए इसका यूज क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग आपको बताना है। तो देखिए धोने के सोडे का यूज कहाँ होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। दूसरा, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक उत्पादन करने में होता है। बोरेक्स बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, Na2V47। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। अब बेकिंग सोडा का उपयोग देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम, स्पंजी एवं खस्ता बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा में क्षारी होने के कारण ये पेट की, देखिए, अम्ल की मात्रा अधिकता को कम और उदासीन करके राहत पहुंचाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता को पकाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और भी कहाँ होता है, मेन यूज ये है, इसका उपयोग अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अब ये देखिए एमसीक्यू टाइप के कुछ क्वेश्चन है, इसका आपसे डायरेक्ट जो है, इसका प्रचलित नाम क्या होता है, तो CaOCl2 का ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। इसी को अभी आप लोगों ने विरंजक चूर्ण जो पढ़ रहे थे उसी को ब्लीचिंग पाउडर। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, ये आपको बताना है, ये एमसीक्यू में। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो देखिए धोने का सोडा, ठीक है, Na2CO3 × 10H2O, क्योंकि धोने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको याद रख लो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, इसकी अभिक्रिया आपको रिएक्शन देना है। तो ये रिएक्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिन लोगों ने देख लिया होगा वो देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अपक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे जिप्सम बनता है। इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे दो इंडिकेटर का आपको नाम बताने, तो एक हो गया लिटमस पत्र और दूसरा हो गया हल्दी, ठीक है। अब इसमें देखिए दो संश्लेषित सूचकों के नाम आपको बताने, तो एक हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, दूसरा हो जाएगा फिनाफथलीन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों प्राकृतिक थे और ये दोनों संश्लेषित हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, हूबहू ऐसे क्वेश्चन आएंगे, छोटे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय के माध्यम में बदल जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गंधी सूचक। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं उन्हें, गंधी सूचक। अम्लों के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है, इस यौगिक को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के नाम लिखिए, तो अभी आपने देखा चूना, पत्थर, खड़िया और संगमरमर। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप तथा जल प्राप्त होता है। और ये कुछ पॉइंट दिए हैं, इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखिए। सफेद अवक्षेप को क्या कहते हैं, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्रभावित होता है, ये सारा जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया को समग्र रिएक्शन ये दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 गैस है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर होता है। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये, और ये जल में विलयशील यानी होते हैं और एक्वस प्राप्त करते हैं। अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया, अभी बताया एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, यहाँ पे लवण बनाते हैं, यानी उदासीन और सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। देखिए जब अम्ल और बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर रिपीट वही क्वेश्चन है, उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्षारक प्लस एसिड लवण और जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, तो धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है गाइस, क्षारी होती है। अधात्विक ऑक्साइडों की कैसी होगी, अम्लीय होगी, ये अम्लीय होंगे क्योंकि इसमें एचायन प्रेजेंट होंगे। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ, ये फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाएगा। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, तो अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये देखिए जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं, तो उसको क्षार कहते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि हमारे शरीर में दांतों का इनेमल एक सबसे कठोर पदार्थ होता है
चॉकलेट तथा मिठाई खाने से यह क्षय कैसे हो जाता है, इसकी रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए, इनेमल किसका बना होता है, इसका पीएच मान कितना होता है। तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा तथा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह अम्ल मुंह में पीएच का मान से क्या होता है, कम होता हो जाता है, जिससे दांतों का डीके यानी क्षय होना शुरू हो जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए भोजन के पश्चात मुंह साफ करना चाहिए। इनेमल कैल्शियम फास्फोट का बना होता है। मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए मांसपेशियों जो आपके होते हैं उसमें क्रैम्प क्यों आ जाते हैं, तो मांसपेशियों में जब लैक्टिक एसिड क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है कलेक्ट हो जाती है यानी इकट्ठा हो जाती है, इसके कारण आपको क्रैम्प हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूँ, चलिए ये कर लेते हैं। किसी टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए डॉक्टर श्वेत पाउडर के पानी में बनी पेस्ट का उपयोग करते हैं। इस पदार्थ का आपको नाम बताना है, इसका केमिकल फॉर्मूला बताना है, गुण बताने हैं और उसमें इस रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। देखिए इस पदार्थ का नाम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया, हाफ प बन रहा है तो हाफ H2O आएगा। इस पदार्थ का एक विशेष गुण यह है कि जल में मिलाते तुरंत ये क्या हो जाता है, कठोर हार्ड हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। इस पदार्थ को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखते हैं क्योंकि आर्द्र वायु से अभिक्रिया कर जिप्सम बनाता है। तनुकरण किसे कहते हैं, अभी मैंने ये भी बताया। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। हमारा शरीर जो लिखा है 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। मिट्टी की पीएच प्राकृतिक अम्लीय होती है, फसल के लिए अनुकूल नहीं होती है। हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, और जो उदर की हानि पहुंचाए बिना पाचन में सहायता करता है। यदि मुंह का जो लिखा है चबुमान 5.5 से कम होता है तो दांतों क्षय होने लगता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए कैल्शियम हाइड्रो ये लिखा है ना, बूझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तो यहाँ पे हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, ठीक है, विरंजक चूर्ण और साथ में वाटर। और इसका यूज क्या होता है गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के लिए विरंजन के लिए किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में एक उपाचक के रूप में भी, उपचायक के रूप में भी होता है, और पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी इसका रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो यह थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होते हैं। याद रखना है लीकेन जो पौधा होता है, ठीक है, लाइकेन जिसको। 3 प्राकृतिक पदार्थों के नाम बताइए जो अम्ल, क्षार और उपस्थिति को सूचित करते हैं। ये प्राकृतिक पूछ रहा है तो पहला हल्दी हो जाएगा, ठीक है, इसको, दूसरा लिटमस पत्र और तीसरा लाल बंद गोभी हो जाएगा। 23 में पूछ रहे हैं अम्ल और क्षार के दो दो रासायनिक गुण लिखिए, तो अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, यह जल के साथ क्या देते हैं, अम्ल जो होते हैं एचायन प्रदान करते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये दोनों मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है, और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, जल के साथ रिएक्शन कर OH आयन प्रदान करते हैं और क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, मैंने अभी बताया कि जो प्योर वाटर होते हैं उसमें क्या होते हैं, विद्युत के चालक प्रेजेंट नहीं होते, यानी एचायन नहीं होता, इसलिए ये जल उदासीन होता है। जबकि वर्षा जल क्या होता है, ये इसमें एसिडिक के कुछ मात्रा प्रेजेंट एचायन उपस्थित होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, यानी कई बार ये आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी हो चुका है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कैसा लगा आपको चैप्टर, ये बताइए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइए। तो इस सीरीज को मैं बिल्कुल कंटिन्यू रखूँगा आप लोगों के जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हर एक टॉपिक से, मैं सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, साइंस ही नहीं पढ़ाऊँगा आपको, इसमें से जितने भी NCERT के हैं, सॉरी, ये सब कुछ मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है गाइज। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।